ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर जो हमने शुरू किया था, राइट। कंटिन्यूटी में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपने लिमिट्स को अच्छे से किया है, सो कंटिन्यूटी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। स्पेशली अगर बोर्ड लेवल पे बात करें तो कंप्लीटली एक फॉर्मेलिटी होता है। जेई लेवल पे वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स ताकि वो चीजें फिर इजीली कवर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ था कि 12 बोर्ड्स के लिए ये शुरू होता है। एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग लिमिट्स जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि किसी पॉइंट को अगर आप ग्राफ है, ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ है और एक पॉइंट को आप क्रॉस कर रहे हो। आप क्रॉस करने के दौरान, उस पॉइंट को क्रॉस करने के दौरान अगर आपको पॉइंट के ऊपर कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है, पॉइंट के ऊपर कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है, तो आप वहां पे बोलोगे कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है। या फिर हमको अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे एक पॉइंट के अराउंड जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे और अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तब भी हम बोलते हैं कि हमारा जो उस पॉइंट पे ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर ये 6 अलग अलग ग्राफ देखे थे हम लोगों ने। इन 6 अलग अलग ग्राफ में हमने देखा था कि कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमारा फंक्शन कहीं पे कंटिन्यूअस है तो क्यों कंटिन्यूअस है, वो भी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने कंडीशन फाइनली देखा था। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है। सो अ फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a if its limit is equal to the value of function। किसी पॉइंट पे फंक्शन की किसी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे आपके फंक्शन का जो लिमिट का वैल्यू है और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों के दोनों सेम आए। और इट हैज टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। इट हैज टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। जैसे कि मान लो लिमिट्स में क्या होता था स्टूडेंट्स, दैट मान लो हमने किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट किया, हमने किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट किया और वहां पे हम बोल देते थे कि चलो लिमिट इंफिनिटी की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर अब वो एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का होगा, अगर अब वो क्वेश्चन कंटिन्यूटी का होगा और आप अगर वहां पे कैलकुलेट करने के दौरान मान लो कि आपको लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी मिली, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था तो उसमें लिमिट कैलकुलेट किया आपने और लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी आई है, तो उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बिकॉज यहाँ पे वो लिमिट को क्या होना पड़ेगा, वहां पे लिमिट को एक फाइनाइट क्वांटिटी होना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट को एक फाइनाइट क्वांटिटी होना पड़ेगा। अब जैसे कि लिमिट में जैसे क्या होता था कि लिमिट में मान लो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला वो भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे हम कहते थे कि चलो फंक्शन का ओवरऑल वैल्यू लिमिट को अप्रोच कर रहा है। कंटिन्यूटी के केस में the limit has to be a finite quantity, only then it is continuous, ठीक है। so now you can understand that why continuity is very easy अगर आपको लिमिट्स पता है, because किसी भी पॉइंट पे अगर हमको कंटिन्यूटी प्रूव करना है तो I just need to prove that the limit is equal to the value of the function। अब लिमिट निकालना आपको ऑलरेडी पता रहता है। f of a का मतलब क्या है, f of a का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। ये मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाता है। तो जैसे कोई भी अगर मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 और मैं 3 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, मैं 3 पे लिमिट चेक कर रहा था या 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा था, तो 3 पे अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो एक चीज हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग 3 x टू द पावर 4, ये कैलकुलेट करोगे तो ये 81 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 4 पे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3 पे, वो 3 टू द पावर 4 वो भी 81 आएगा। तो जब हमको इस केस में लिमिट की वैल्यू और हमारे फंक्शन की वैल्यू जब दोनों ही सेम आई, जब दोनों ही सेम आई तो हमको पता चल गया कि मेरा जो x टू द पावर 4 होगा वो 3 पे कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। यस निधि, एग्जैक्टली। मतलब वहां पे आप होता था ना कि आप क्वेश्चंस वगैरह को कैलकुलेट करते थे लिमिट में और मान लो कि लिमिट इनफाइनाइट की तरफ जाता था तो हम कहते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
वहां पे मतलब आप कहीं कहीं पे इवन क्वेश्चंस में आंसर में भी हम इन्फिनिटी मार्क कर देते थे, है ना, कई कई ऑप्शंस रहता था, बट यहाँ सर क्या होगा? यस राघवेंद्र। सर अगर क्वेश्चन में आ जैसे लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी x+3 डिवाइडेड बाय x+4, हम्म। तो उसका तो लिमिट निकल जाएगा, मतलब x बाहर निकाल के। और हाँ। जब फंक्शन निकालना होगा तो उसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे या जो मैनिपुलेशन करते हैं लोग उसकी मैं, तरह से इन्फिनिटी पुट अ, करेंगे? देखो, वहां पे आपका फंक्शन, अगर आपने सिंपली बोला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+3 अपॉन x+4, राइट, अगर आपने ये दिया हुआ है और हम लोग फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है राघवेंद्र हमेशा जो भी एक्सप्रेशन है फंक्शन का उसमें वेरिएबल की जगह सीधा वो वैल्यू डाल, वहां पे हम किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करते फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के दौरान, कभी नहीं करते, ठीक है। तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट को टेंड कर रही होगी, तो वहां पे फिर हमारा लिमिट फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ ए का मतलब ही क्या है? एफ ऑफ ए का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, किसी तरीके की मैनिपुलेशन वहां पे हम नहीं करेंगे। ओके, सो फिर हमने ये सब कुछ बेसिक चीजें देखी हुई थी कि किसी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी दिख रहा है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड होगा, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा नहीं हो सकता मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है उस पॉइंट पे इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट्स, बस एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा, डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a इज मीनिंगफुल टू टॉक इफ इन द, ये हमने बात कर लिया था, कंटिन्यूटी का बात किया था कि डोमेन के अंदर ही फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और मतलब ये वाला पॉइंट मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम बात करें अगर tan x का, ठीक है, तो tan x की बात करें तो इट इज कंटिन्यूअस, tan x जो होता है इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना, अपने डोमेन में tan x का जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर आपको कहीं पे भी ग्राफ में ब्रेक नहीं दिखेगा, ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस रहेगा, डोमेन के अंदर ग्राफ को ड्रॉ करने में आपको कहीं भी पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक स्टेटमेंट होता है, डोमेन के अंदर ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप इसका tan x एक्सप्रेशन का, tan x एक्सप्रेशन का पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछोगे, तो इस टाइम पे क्या हो रही है, इस टाइम पे फिर हम लोग इसको पूरा रियल नंबर पे देख रहे हैं, पूरे रियल नंबर इनपुट के लिए देख रहे हैं कि किस किस पॉइंट पे ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे कि 1090 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये 90 पे अपना अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 270, ठीक है, तो वो सब जो 2n प्लस वाई 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या होने वाला है, इन सारे पॉइंट्स पे आपका tan x डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपसे पूछा जाता है इज tan x कंटिन्यूअस और नॉट, तो आप कहीं ना कहीं उसके डोमेन में पहले आंसर करते हो, लेकिन आपको सिंपल एक्सप्रेशन देके पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, so in that case you consider the entire real value as an input and then you find out the points where the function is discontinuous, ठीक है। जैसे अब बात कर ले अगर sin x का, तो sin x का क्या है, sin x का डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, तो हर जगह पे डिफाइंड है, और अगर आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करोगे तो ये हर जगह पे कंटिन्यूअस भी है। अगर हम बात करें gi ऑफ x का, gi ऑफ x क्या है, इसका डोमेन का अगर बात करोगे, इसका डोमेन भी r है, ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन अगर आप इसका कंटिन्यूटी चेक करोगे तो हमने ग्राफ वगैरह देखे हुए हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट क्या क्यों नहीं होता है, बिकॉज ग्राफ में हमको ब्रेक मिलता है, ऐसा रहेगा, यहाँ पे ओपन सर्कल, फिर यहाँ फिल सर्कल, ओपन सर्कल,
फिल सर्कल। तो ये ग्राफ में हमें ब्रेक मिल रहा है, इवन दो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन अपने सॉरी इवन दो द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है, लेकिन अपने डोमेन के अंदर ही ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज discontinuous in its domain at all integral values। सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आपसे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाता है तो यू ऑलवेज आंसर ऑन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वैसे आपको ऐसे बोर्ड्स में भी नहीं पूछा जाएगा कि इज tan x कंटिन्यूअस और नॉट, मतलब इन जनरल। ठीक है, बट जस्ट इन केस इफ यू कम अक्रॉस अ स्टेटमेंट, आप वहां पे हमेशा डोमेन के रेस्पेक्ट में आंसर करना दैट यस tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, sin x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सबके सब कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। अब जैसे GIF ऑफ x में क्या है, इट इज डिफाइंड, ये हर पॉइंट पे डिफाइंड है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट्स पे अगर आप लिमिट कैलकुलेट करते हो, ऑलरेडी हमने लिमिट में देखा हुआ है कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे इसके लिमिट डिफाइंड नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आते तो है, फाइनाइट आते हैं, लेकिन इक्वल नहीं आते। ठीक है, फिर रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने क्या देखा था, मेन रीजंस क्या होंगे कि या तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे सबसे पहला वाला ग्राफ है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गए। सेकंड पॉइंट पे क्या है, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गए, एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन अलग अलग आए, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब अल्टीमेटली लिमिट वाज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर एनी रीजंस। सेकंड पॉइंट क्या था, दिस इस वाले सिनेरियो में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमारा फंक्शन का आउटपुट उस पर डिफाइन नहीं था। तो फर्स्ट केस में क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में लिमिट डिफाइन नहीं था, सेकंड केस में लिमिट डिफाइन हो गया लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और थर्ड केस क्या हुआ, लिमिट इज आल्सो डिफाइंड, फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड, बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, लिमिट x अप्रोचिंग a, f of x should be equal to f of a, limit should exist, function of value should exist, and they both should be equal and they should be a finite number, तभी जाकर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हो सकता था फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना हो सकता था लिमिट डिफाइन ना हो, या हो सकता था दोनों डिफाइंड हो लेकिन इक्वल ना हो। तो दीज वर द थ्री रीजंस, थ्री मेन रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, राइट। फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, ये आपको होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डाला हुआ था। फिर हमने x स्क्वायर अपॉन x पे बात किया था कि क्या इसका लिमिट डिफाइंड है, तो द आंसर वाज यस, इसका लिमिट डिफाइंड है, बिकॉज जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी नॉन जीरो, x अप्रोचिंग जीरो पे कैलकुलेट करोगे तो ऊपर नीचे से एक एक x कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे से एक एक x कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ x बचता है, और ये x तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, तो दिस विल बी कंटीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। एंड आई थिंक ये मैंने एनसीईआरटी से ही पिक किया हुआ था, बट आपसे यही सवाल पूछा जाए कि इज इट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सो नाउ द आंसर विल बी नो, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड। फिर हमने एक एग्जांपल उठाया था आपके एनसीईआरटी से, सॉल्यूशन था उसका, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हुए थे। फिर हमने बात किया था लास्टली कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। अब जैसे लिमिट इन एन इंटरवल होता है वैसे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल भी होता है, एक पॉइंट पे भी आप कंटिन्यूटी चेक करते हो और एक इंटरवल में भी कंटिन्यूटी चेक करते हो। पॉइंट वाला तो आपको पता चल गया कि उस पॉइंट पे हम लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। व्हेन इट कम्स टू when it comes to continuity in an interval, तो there are two situations students, एक होता है open interval और एक होता है closed interval। तो open interval के केस में तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग होगा that the function has to be continuous at each and every point, each and every point in a to b, मतलब अपने फंक्शन को a से लेके b के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन जब आएगा क्लोज ब्रैकेट a to b,
तो क्लोज ब्रैकेट ए टू बी में कहने के लिए हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक आपका पहले ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा एट ए, और तीसरा हो जाएगा एट बी। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट के केस में पहले तो ओपन ब्रैकेट ए टू बी, उस इंटरवल में आपका फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है, लेफ्ट मोस्ट उस इंटरवल का जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है और जो राइट मोस्ट पॉइंट है वहां पे देखोगे। अब अगर हम बात करें ए पे, तो ए पे गाइस क्या है कि आप अगर आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, ए पे अगर आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिकॉज आपके पास ए से बी तक दिया हुआ, जैसे इस डायग्राम को देखिए एक बार। आपको अगर ये फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ था, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, तो अगर आप ए पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो, ए पे लिमिट कैलकुलेट करने का जनरली मतलब क्या होता है कि ए को राइट से अप्रोच कीजिए, ए को लेफ्ट से अप्रोच कीजिए और देखिए कि फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए को लेफ्ट से इसलिए नहीं अप्रोच कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। उसके लेफ्ट में ग्राफ नहीं दिख रहा, ग्राफ नहीं दिख रहा तो आप लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आप ए पे लिमिट निकाल रहे होगे, सो ए पे लिमिट इज इक्वल टू द limit from the right hand side. A पे limit is equal to the limit from right hand side. Similarly B की अगर बात करें तो B को आप लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हो लेकिन राइट से नहीं अप्रोच कर सकते बिकॉज उसके राइट में कोई ग्राफ नहीं है। B के राइट के पॉइंट्स डोमेन में नहीं आ रहे, जहां पे डोमेन में नहीं आता आप वहां पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करते, जहां पे डोमेन में नहीं आता पॉइंट्स वो हम कंटिन्यूटी में चेक नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, f इज राइट कंटिन्यूस एट ए। राइट कंटिन्यूस वर्ड आपको इनडायरेक्टली बता देगा कि इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, दिस विल गिव यू दैट हिंट। और वहां पे आप कैसे चेक करोगे? सो लिमिट fx x approaching a plus means students we are approaching from right, so the right hand limit at x is equal to a should be equal to the value of the function at x is equal to a, राइट। तो आप एंड दैट शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो आप कह सकोगे कि यस उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू जस्ट स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जब हमने थोड़ी देर पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे आप उस पॉइंट के लेफ्ट में भी ग्राफ था, उस पॉइंट के राइट में भी ग्राफ था, तो इसीलिए हम लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते थे, राइट से भी अप्रोच कर सकते थे, तो और हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे हमारे लिए यही दिक्कत थी कि लेफ्ट में ग्राफ नहीं था तो फंक्शन को सिर्फ राइट से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस पॉइंट पे लिमिट इज एक्चुअली द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सिमिलरली बी के लिए क्या लिखा हुआ है? बी इज लेफ्ट कंटिन्यूस, लेफ्ट कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस लिखा हुआ था, सिर्फ कंटिन्यूस लिखा हुआ रहता मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों आपने कैलकुलेट किया। लेकिन जब लेफ्ट कंटिन्यूस लिखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसको राइट से अप्रोच नहीं कर सकते, आप उस पॉइंट को सिर्फ लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं, उसके राइट का पार्ट डोमेन के अंदर नहीं है। तो वहां पे जब आपको लिमिट कैलकुलेट करना होगा तो आप एक्चुअली में उस पॉइंट पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड उसको एक फाइनाइट क्वांटिटी होना पड़ेगा। सो व्हेन ऑल थ्री इज गेटिंग सेटिस्फाइड, ओपन ब्रैकेट ए टू बी में भी कंटिन्यूस है, ए पे भी कंटिन्यूस है, बी पे भी कंटिन्यूस है, जब तीनों जगहों पे कंटिन्यूस होगा तब जाकर आप कहोगे दैट माय फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अगर तीनों में से किसी भी एक जगह पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है तो उस केस में आप बोलोगे कि क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो एंड दीज आर सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। हमारा जो मेन एफर्ट लगेगा ना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन सब थ्योरम्स के ऊपर ही लगेगा, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी कह सकते हो, इसके ऊपर ही हमारा टाइम लगने वाला है। बिकॉज आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट बाकी हर जगह तो हम लिमिट ही कैलकुलेट करें, वो आप ऑलरेडी अच्छे लेवल पे कर चुके हो, तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बस प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर लगता है और एक दो छोटे थ्योरम्स है जो कि कंटिन्यूटी इन्वॉल्व करते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे क्या देखा हुआ है, अगर fx और gx ऑलरेडी कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a, fx a पे कंटिन्यूस है, gx a पे कंटिन्यूस है, तो fx प्लस gx हमेशा कंटिन्यूस होगा a पे, fx माइनस gx हमेशा कंटिन्यूस होगा a पे, fx इंटू gx हमेशा कंटिन्यूस होगा a पे, fx अपॉन gx भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, बस एक ही कंडीशन हो
कि g of a should not be equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन जा रही है ना, उसमें जब आप x की जगह पे a पुट करते हो तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। बी वाला मिस कर गया, k टाइम्स fx, मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से 5, तो 5 टाइम्स ऑफ sin x भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, f of x is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square dot 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 till a n x n. What is this? This is a polynomial, nth डिग्री का polynomial function है, and a polynomial function is always continuous, ठीक है। गाइस ध्यान रखिएगा, polynomial में ना जो आपका x के ऊपर जो पावर होता है, ठीक है, n जो होता है, this is always a whole number, राइट। नाइन्थ में आप लोगों ने डेफिनेटली ये चीज देखी होगी कि पॉलिनोमियल्स में हम लोग कभी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर रखते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलता, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन देन ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, ये तो हमेशा डिफाइंड होगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन वाला फंडा याद रख रहे हो, लिमिट्स में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ऐसा कोई भी फंक्शन अगर आता था स्टूडेंट्स, लाइक fx इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते थे 2 पे, हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते थे 2 पे, हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधा पुट करते थे 2 प्लस 3 इंटू 2, सो 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 बिकम्स द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑल्सो जब आप वैल्यू निकालते थे फंक्शन का 2 पे, ठीक है, जब आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते थे 2 पे, वो कितना आता था, वो कितना आता था, क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेशन में x की जगह पे नंबर डाल देते थे, तो यहाँ पे भी आप सीधा नंबर डालोगे तो फिर से 7 आएगा। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पॉलिनोमियल में कभी भी वो दिक्कत नहीं होती, डिसकंटिन्यूटी वाला सिचुएशन बनता ही नहीं है, ठीक है। अरे जल्दी जल्दी में इसको मैं 8 होगा ये, मैं 3 प्लस 2 प्लस 2 कर रहा हूँ हाँ, तो देन थर्ड पॉइंट, y is equal to sin x and cos x is continuous for all x, उसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, और उसका ग्राफ एकदम स्मूथ चलते रहता है, -1 के 1 के बीच में ही घूमते रहता है। थर्ड, log of x with base a is continuous for all x greater than 0, जैसे log x डिफाइन होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन उसके बाद उसका ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आता। सिमिलरली y is equal to a power x is continuous for all x, ठीक है। तो ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में की हुई थी। आई थिंक आई स्पेंड 20-25 minutes on revising the concepts. Now let's go to the class. चलिए तो एक बार आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिद्धांत, मैंने थर्सडे के दिन में क्लास में जो लोग प्रेजेंट थे उनको बता दिया था कि ऑन सैटरडे वी विल हैव 2 सेशंस। एक सेशन होगा जहां पे हम कंटिन्यूटी करेंगे, और एक सेशन होगा जहां पे लिमिट्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट्स है लिमिट के। अब क्योंकि सुबह करेंगे तो 9:30 तक खत्म होने के चांसेस कम थे ऐसे भी, तो हमने ये डिसाइड किया कि ऊपर कंटिन्यूटी कर लेंगे और नीचे हम लोग लिमिट्स करेंगे, ताकि अगर यहाँ पे सेशन एक्सटेंड भी होता है तो दैट विल नॉट बी अ कंसर्न, बिकॉज मैं अपना स्लॉट उस हिसाब से रखूंगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई आउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
अच्छी बात है अंजन। Okay, so I'm getting some answers now. वन का गाइस, आपको जो आंसर देना है ना, तो आपको सारे पॉसिबल पॉइंट्स के बारे में बताना है। ये खाली 30 डिग्री बताने से नहीं होगा। आनंद, आपको x की वैल्यूज बतानी है हर जगह पे। गाइस, यू हैव टू टेल मी द वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जहां जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जहां जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। निधि, आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया, आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है यहाँ पे। फोर्थ का आंसर सही है निधि आपका। राघवेंद्र करेक्ट है। राघवेंद्र, वैसे यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा आंसर चेक करना राघवेंद्र, आंसर गलत है। चेक करो, वो ऑड इवन वाला हिसाब लगाओगे तो आपको दिख जाएगा। आनंद राज, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट। निधि, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट। निधि, अगेन आपने भी जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भेजा है, वो राघवेंद्र ने भी वही आंसर भेजा हुआ है। बट ध्यान से देखो, अगर आप वहां पे ऑड एंड इवन वैल्यूज के दोनों रख सकते हो, ऑड एंड इवन के दोनों वैल्यूज रख सकते हो। आनंद राज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है। आदर्श, फर्स्ट का आंसर गलत है। आद्या, फर्स्ट आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। चलिए शिवम, क्या रहा है आंसर कुछ? दिव्या, आप तो आई थिंक जिस तरीके से चल रहा है दिव्या, शायद 1 महीने मैक्सिमम, 1 महीने के बाद यू विल गिव अप। या तो आप अपना सिचुएशन ठीक करो, या फिर आप गिव अप कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। चलिए गाइस, सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन नाउ। देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में वी डोंट वांट द डिनोमिनेटर टू बी 0, सो 2 sin x minus 1, 2 sin x minus 1 is equal to 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, 2 sin x minus 1 is equal to 0 वाले में क्या होगा कि हाँ, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 sin x की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से sin x का वैल्यू आ गया 1/2, राइट। अच्छा, नाउ sin x का वैल्यू 1/2, मतलब आप sin x का पॉजिटिव वाला केस ही जानना चाहते हो। आ रहा है सिद्धांत? sin x का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही जानना चाहते हो। अब अगर sin x की वैल्यू अगर हम 1/2 के हिसाब से बात करें, तो अगर ऐसे देखोगे
तो आपके दिमाग में ठीक है, आपके दिमाग में वैल्यूज आई है x इज इक्वल टू 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और दूसरा आपके दिमाग में आएगा 150, बिकॉज साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है, राइट। नाउ इसके अलावा चार क्वाड्रेंट्स में और कोई वैल्यू नहीं है जहां पे ये 1/2 आता है। तो अब आप क्या करोगे, यू हैव टू कंसिडर द पॉसिबल, मतलब अगर आप इसका सम बताना चाहते हो, जनरल सॉल्यूशन बताना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे बताओगे? हाँ, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है, आई थिंक निधि वगैरह का आंसर सही है यार। n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6। सो बेसिकली जब हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें पाई बाई 6 मिलेगा, विच इज 30 डिग्री। जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, विच इज 150 डिग्री। फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 6। n की वैल्यू 3 पुट करोगे, हाँ यार ठीक है, योर आंसर्स आर करेक्ट, यही यही सही आंसर है। एक्चुअली मेरे जो उसमें जो सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो मैं उसको देख के सोच रहा था, विच इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये सारे केसेस को कंसिडर नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगेन द सेम लॉजिक यार। न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इट शुड बी अ नॉन जीरो, इट शुड बी अ नॉन जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, ये जीरो पे निकालो कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मॉड एक्स की वैल्यू, अभी आप क्या करोगे, मॉड एक्स को एक सिंपल y की तरह ट्रीट कर लेना, तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से आपको मिलेगा मॉड एक्स का वैल्यू 1 एंड 2। अब मॉड एक्स का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मॉड एक्स का वैल्यू 2 का मतलब क्या है, x का वैल्यू प्लस माइनस 2। सो फाइनली यू गेट 4 वैल्यूज, फाइनली यू गेट 4 वैल्यूज, ठीक है। देन थर्ड वाला, थर्ड वाले में अगेन द सेम लॉजिक, डिनोमिनेटर में क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। आपको चेक करना है ये जीरो कहाँ पे होगा। नाउ एक क्वाड्रेटिक वाली फील तो आ ही रही होगी, तो आपको क्या करना है, कंसीडर एक्स स्क्वायर टू बी वाई। नाउ इफ यू कंसीडर एक्स स्क्वायर टू बी वाई, तो इसको आप रीराइट करके क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। नाउ यू गाइस शुड गेट एन आई कि अच्छा ये तो भाई डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो -1 प्लस -1 -4 आएगा, क्या कर रहा हूँ यार, बी स्क्वायर, तो 1 -4 आएगा, विच इज नेगेटिव। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट। यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, या तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है या फिर ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा नेगेटिव। तो अब वो कैसे डिसाइड करते थे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होती थी तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होती थी तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो सिंस वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन हियर इज पॉजिटिव, it means x square plus x power 4 plus x square plus 1 is always greater than 0 for all x, for all x। तो इस यहाँ पे फिर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, यहाँ पे नो पॉइंट, अभी फिलहाल नो पॉइंट लिख के छोड़ा, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के कोई भी पॉइंट्स नहीं है। आदर्श पूछ रहा है कि सर इट्स लाइक फाइंडिंग डोमेन एंड पिकिंग आउट सिंपल वैल्यूज फॉर डिसकंटिन्यूटी। नो 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 नो, जरूरी नहीं है खाली हम डोमेन वाला चीज देख रहे हैं। यहाँ कह सकते हो कि जैसे कि अगर आप सिर्फ 2 sin x - 1 को देख रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक तरीके से डोमेन की बात की है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डोमेन की बात की है। रीजन बिकॉज द फंक्शंस वेर इन द डिनोमिनेटर, और अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर मेरा फंक्शन का जो डेफिनेशन था ना कि हमारा लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अब जैसे थर्ड वाला पॉइंट है,
थर्ड वाला पॉइंट में देखोगे तो हमारा फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, बट क्या ये हमेशा कंटिन्यूस है? नहीं, ये और ये हर जगह कंटिन्यूस भी हो गया, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा, तो इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आप फोर्थ वाला केस देखोगे, फोर्थ वाले केस में आई थिंक योर डाउट्स विल गेट क्लियर्ड। यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। पहला, ई का जो पावर है, पहला एक यहाँ पे केस होगा कि ई के ऊपर पावर में क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो यू विल नॉट वांट कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो हो, है ना। सबसे पहला केस यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको, कि आप नहीं चाहोगे कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर x माइनस टू इक्वल टू जीरो होता है तो वहां पे e का पावर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू टू रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा e टू द पावर वन बाई जीरो। क्या ये डिफाइंड है? दिस इज अनडिफाइंड ना, दिस इज अनडिफाइंड। तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया कि दैट ई वाला एक्सप्रेशन, सिर्फ ई वाला एक्सप्रेशन अगर डिफाइन चाहते हो तो एक्स की वैल्यू को टू रखना पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो के लिए क्या होगा, वन माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। वन को हम e टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। इट मींस द पावर, नाउ द पावर जीरो कहां पे होगा, तो यहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, x इज इक्वल टू टू पे आपका e वाला टर्म डिफाइन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अगेन पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो ये किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, तो ये आपका x इज इक्वल टू वन पे और x इज इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। आई थिंक इसमें से कोई एक जेई का क्वेश्चन है, आई थिंक ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला पास्ट ईयर क्वेश्चन है। आनंद सही है? त्रिपुरारी, either you start responding or I'll start kicking you out from my classes. ठीक है, आपको कुछ एग्जाम करना है ना क्लियर, तो मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसे शांति निकेतन बन के आपको ये एग्जाम नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, बोर्ड्स में ढंग का परसेंटेज नहीं आएगा। दिव्या को तो बोलने के बाद भी कोई मैसेज नहीं है, इसको निकालो पहले यहाँ से। इसने मजाक बना दिया पढ़ाई का। आकाश, तुम भी एक महीना मैक्सिमम, मुझे जो दिख रहा है एक महीने के बाद तुम गिव अप कर दोगे, तुम्हें दिख जाएगा कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो उससे तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, और उसके बाद तुम बोर्ड्स बैच के लिए रोओगे।
आनंद राज सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है, गुड। आनंद कुमार फर्स्ट सही है, राघवेंद्र फर्स्ट सही है। अंजन बताता हूँ सॉल्यूशन। चलिए, सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हेन यू पुट द वैल्यू, जब आप x के जगह पे 0 पुट कर, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी विल हैव टू फाइंड आउट लिमिट x अप्रोचिंग f ऑफ x। तो जब आप ये वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, x की जगह पे 0 पुट करते हो, तो दिस इज एक्चुअली 1 टू द पावर, क्या कौन सा फॉर्म हो रहा है, 1 टू द पावर अनडिफाइंड वाला फॉर्म हो जा रहा है ना, एक तरीके से 1 टू द पावर अनडिफाइंड जैसा फॉर्म हो जा रहा है। तो जब 1 टू द पावर अनडिफाइंड वाला फॉर्म होता है, तो वहां पे हम कौन सा वो लगाते हैं, इट इज लाइक लिमिट x अप्रोचिंग fx, और fx के ऊपर पावर में gx है। तो इसका कैलकुलेशन हमने कैसे किया था, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ना। अब आप में से अगर किसी को भी ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो बेटा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत उन्नति करोगे, बिकॉज इसके ऊपर तो मैंने क्लास ले लिया था खाली 1-1.5 घंटे का, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो खाली वैल्यू पुट करके इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, आद्या गलत है, त्रिपुरारी गलत है। अगर आप वैल्यू पुट करके ये नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि कौन सा फॉर्म होगा और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देन यू आर एट द रॉन्ग पाथ। मस्ती चल रही है जिंदगी में। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो यू विल गेट e टू द पावर लिमिट x approaching 0 cos x minus 1, because f of x is cos x, so you'll get cos x minus 1, और पावर में आएगा क्या, पावर में आएगा, सॉरी नॉट पावर में, मल्टीप्लीकेशन में cot square x। अब आपको यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो आई थिंक एक चीज तो सबसे पहले जो आपको दिख रही होगी, दैट इज 1 माइनस cos x जो होता था, 1 माइनस cos x, उसको हम लिखते थे 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा अपना -2 sin square x by 2। अच्छा, अब आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए लिमिट लगाने के लिए, x square by 4 चाहिए। अब ये cot वाला देखोगे तो cot का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, cot का उल्टा करोगे तो tan आएगा। तो you have a tan square x here, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जैसे मैंने उस दिन टीपीपी के डिस्कशन में भी बोला था, जब लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं, तो माय टारगेट इज टू गेट sin x upon x and tan x upon x as much as possible, ठीक है। सो अब ध्यान से अगर देखोगे तो sin x के डिनोमिनेटर में आपको x स्क्वायर चाहिए और tan x के न्यूमरेटर में भी आपको x स्क्वायर चाहिए, तो आई थिंक वो तो अपन ला सकते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बैलेंस हो गया एक तरीके से। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली लिमिट की वैल्यू 1 निकल जाएगी, इस वाली लिमिट की वैल्यू 1 निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमको छोटा सा मैनिपुलेशन करना है। क्या मैनिपुलेशन करना है, इसके डिनोमिनेटर में 4 डालो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपका ये वैल्यू 1 हो गया और आपका ये वाला वैल्यू भी इवन 1 हो गया। आपका ये वाला लिमिट का वैल्यू भी 1 हो गया। तो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ e टू द पावर -2/4, एंड e टू द पावर -2/4 मतलब e टू द पावर -12। तो फाइनली क्या निकल कर आएगा, दिस इज कंटिन्यूअस, बिकॉज you got the limit का value is as e to the power -12 and the value of function is already given in the question as e to the power -12। दोनों जब सेम है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो शिवम, निधि, यस करेक्ट, आप लोगों के आंसर्स भी आ गए थे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको लॉग का भी फॉर्मूला लगेगा, आपका e पावर x वाला भी फॉर्मूला लगेगा,
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर ले, सो ध्यान से अगर देखोगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वहां पे, e टू द पावर x -1 का क्यूब। आपको इसको इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए, अच्छा देखो सबसे पहले तो हम जीरो पे देख रहे हैं, तो जो कॉसेक दिख रहा है उसको तो मैं क्या बनाऊंगा, कॉसेक वाले को मैंने साइन बना दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास अभी है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं फॉर्मूला, बिकॉज नाउ आई एक्सपेक्ट यू गाइस रिमेंबर द फॉर्मूला, तो ध्यान से देखो, e टू द पावर x -1, e टू द पावर x -1 अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता है लिमिट लगाने पे, x अप्रोचिंग 0 पे, दिस वैल्यू इज 1। तो हमने कहीं ना कहीं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो साइन जो है साइन ए एक्स, तो ये समझ सकते हो फिलहाल कि एक एक्स यहाँ पे बैलेंस हो गया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया था, एक्स यहाँ पे डाला हुआ है, तो अभी भी एक्स स्क्वायर चाहिए। आदर्श गलत है, आपके खाली टेस्ट में जनरली स्कोर अच्छे आते हैं चीटिंग वीटिंग करके। तो नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स है, अभी भी ऊपर हमको एक्स स्क्वायर चाहिए बैलेंस करने के लिए, अभी भी ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप लॉग वाला फॉर्मूला याद करोगे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यू नीड एन एक्स स्क्वायर। तो इफ यू नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे जो एक्स क्यूब था, this is balanced with this terms, right? And why did we divide it by x cube? So that we can directly use the formula, we can directly use the formula. Now are we missing something? Yes, we are missing one thing. यहाँ पे बैलेंस साइन ऑफ ए एक्स था, तो आपको यहाँ पे a चाहिए होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/a को बाहर लगा दिया। तो अब अगर आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी, इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी, इवन इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी, तो बाकी जगहों से 1 आया। तो फाइनली हमने जब फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट की, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग 0, ये वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 1/a। तो हमारा लिमिट का वैल्यू कितना निकल कर आया है, 1/a। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज b। नाउ सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1/a is equal to b। और आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ b, सो b will be equal to 1/a। आप यहाँ पे लिखोगे b is equal to 1/a। Shivam and Nidhi, your answers were correct, very good। So I got answers from Shivam, Nidhi and Anand Raj। तीन लोगों का आंसर मुझे मिला था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 वाज गुड, मतलब अल्टीमेटली सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला में फिट बैठाने के लिए मैनिपुलेशंस, छोटा छोटा मैनिपुलेशन, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का नहीं था उस तरीके का। नेक्स्ट, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन है, डिटरमाइन a and b such that the function is continuous at x is equal to a। तो अब आप देखोगे तो a से x is equal to 0, तो 0 से छोटे के लिए अलग अलग डेफिनेशन, 0 पे अलग डेफिनेशन, और 0 से बड़े के लिए अलग डेफिनेशन। सर वो 1 प्लस साइन एक्स का मॉड और पावर में क्या है, a डिवाइडेड बाय साइन एक्स है। हाँ, a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ निधि, इट्स 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, और इसके पावर में है a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस है, एक जहाँ पे प्रॉपर लिमिट में आपने जितना कुछ सीखा हुआ है उसका यूज होता है, और दूसरा जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होती है, जो हम मंडे से शुरू करेंगे। आनंद तो अपना फॉर्म में है, रुको आनंद यार एक बार की देख लेता हूँ कहाँ गया इसका।
आ गया यार क्वेश्चन। एक मिनट आनंद यार, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन? Let me check the question once again. 1 plus सर वो जहाँ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 है वहाँ π/6 होना चाहिए ना? कहाँ पे? नहीं, x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज निधि आपसे कंटिन्यूटी कहाँ पे पूछा? यहाँ पे आई थिंक यहाँ हो सकता है, चलो माइनस माइनस होगा शायद, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो आनंद आंसर सही है आपका, राघवेंद्र आंसर सही है, ग्रेट। निधि बी की वैल्यू गलत है आपकी। अगेन यू आर फाइंडिंग द लिमिट एट x अप्रोचिंग 0, तो वैल्यू पुट करो। गलत है सिद्धांत। करेक्ट। Adya, where is your answer? निधि करेक्ट, आद्या सेकंड गलत। आद्या अनम्यूट करके बताओ तो कैसे निकाले हो ए का वैल्यू? सिद्धांत बी की वैल्यू सही है, ए की वैल्यू भी निकालनी है आपको। आद्या अनम्यूट करके बताना आपने ए की वैल्यू कैसे निकाली है। क्योंकि यहाँ पे ए कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल था, बी कैलकुलेट करना आसान था। आपने बी गलत किया, ए सही किया। तो लेट मी डू द प्रोसेस। बताइए। अंजन गलत है आपका आंसर। व्हाट हैपेंड? वॉइस नहीं जा रहा है, कैसे हो सकता है? आपको मेरी वॉइस आ रही है। प्लीज डोंट ट्राई टू मेक अस फूल।
आप हफ्ते में 18 घंटे क्लासेस कर रहे हो अभी, राइट? मैक्सिमम 18 घंटे। मैं हफ्ते में 35 से 40 घंटे क्लासेस ले रहा हूँ। तो आवाज नहीं जा रही है, यू आर एबल टू अनम्यूट, आपका नेटवर्क एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है, यू आर एबल टू हियर मी, ठीक है? अगर आपका नेटवर्क वीक होता तो आप बहुत बार लीव हो जाते, राइट? एनीवेज, आप एक काम कीजिए ना, इंस्टेंटली स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज आवाज नहीं आ रही, कैमरा ऑन हो जाएगा और कॉपी पे दिखाओ आपने कहाँ सॉल्व किया है। कैमरा ऑन करो और कॉपी पे दिखाओ आपने कहाँ सॉल्व किया है। नॉट अंजन, नॉट यू, आद्या। अब ये मत कहना कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा। क्लियर नहीं है? सेंड मी द फोटो, सेंड मी द फोटो। निधि करेक्ट है, ए का वैल्यू करेक्ट है। आदर्श बी का वैल्यू सही है। गाइज सबसे पहली चीज, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप x के जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। अंजन गलत आंसर, एक बार ऑलरेडी बता चुका, आपने आंसर भेजा था। So when you're calculating the left hand limit में क्या होगा, लिमिट x approaching 0, ये आ रहा है आपका उसके फॉर्म में 1 to the power, बिकॉज अगर आप 0 पुट करते हो स्टूडेंट्स तो sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट है, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा नीचे होगा, 0 से थोड़ा सा कम होगा, बट क्योंकि मॉड लगा दिया गया है, मॉड लगा दिया गया है तो इट्स ऑलमोस्ट 0। अगर 0 से थोड़ा कम होता तो ऊपर शायद माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता। So now it's 1 to the power infinity वाला फॉर्म, and if it is 1 to the power infinity वाला फॉर्म, then यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए, आप लोगों को अगर याद है, अगेन देखो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, यू मेड इट डिफिकल्ट बिकॉज आपको फॉर्मूला नहीं याद। अगर मैं एक बार वापस से बस उस प्रोसेस को लिखो, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 बाय f ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होता था? अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था e, इसका फॉर्मूला होता था e। अच्छा अंजन, आई थिंक हाँ वो सही किया, लेकिन आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है? आपको a और b का वैल्यू निकालना है, वो आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। आप जो लिख रहे हो एक्सप्रेशन, वहां से वो कीजिए। देन तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x होल टू द पावर 1 बाई मॉड साइन x, और इसके बाहर में पावर a है, तो अंदर वाली चीज ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ गई, तो अंदर वाले का फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगा e, अंदर वाले का वैल्यू हो जाएगा e, तो ये बन गया e टू द पावर a, ठीक है, ये बन गया e टू द पावर a। अच्छा, अब अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो, तो e टू द पावर क्या है, ये tan 2x अपॉन tan 3x, तो e टू द पावर, अब आपको पता है कि लिमिट कैलकुलेट करने के टाइम पे लिमिट पावर में भी चला जाएगा। अब tan 2x इंटू 1 बाई tan 3x करके लिख रहा हूं फिलहाल। अब आप सोचो स्टूडेंट्स कि अगर मुझे बैलेंस करना है, अगर मुझे ये बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, tan 2x अपॉन
पहले तो x यहाँ डाल दिया और x यहाँ डाल दिया ताकि वो मल्टीप्लाई होके बैलेंस हो जाएगा, और फिर हम 2 यहाँ लगा दे रहे हैं ताकि इस फॉर्म में आ जाए, और 2 यहाँ लिख दिया। सिमिलरली 3 इधर लिखकर यहाँ 1/3 कर दिया। वी आर जस्ट डूइंग लिमिट का फॉर्मूला फिट करने के लिए। सो दिस बिकम्स 1, this becomes 1 because we are calculating the limit at x approaching 0, so tan x upon x की वैल्यू 1 हो जाएगी। so finally वहां से आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा 2/3, आपके पास ऊपर बचा e to the power 2/3। so अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे, if the function is continuous, so therefore e to the power a should be equal to function का value should be equal to right hand limit which is e to the power 2/3। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि b का वैल्यू e to the power 2/3 होगा and e to the power a is equal to e to the power 2/3 होगा। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, तो वहां से a का वैल्यू 2/3 निकल कर आएगा। तो ये a का वैल्यू आ गया और ये b का वैल्यू आ गया। Was it a difficult question? Completely no. Simply किस ऊपर वाला क्या था, 1 to the power infinity के फॉर्म में फिट बैठ रहा था, नीचे वाला क्या था, तो फॉर्मूला फिट करना था आपको। सिद्धांत पूछ रहे कि सर e to the power fx minus 1 dot into gx से भी तो कर सकते हो, but why are you making it difficult? जब वो प्रॉपर जब ये प्रॉपर उस फॉर्म में फिट बैठ रहा है, आप जब वो वाला फॉर्म लगाना चाहते हो, ऑलवेज रिमेंबर आपको क्लास में 3 फॉर्म्स कराए थे, 3-4 मेन फॉर्मूलाज कराए थे। तो जब ये fx होल टू द पावर gx होता है, जहां पे fx आपको 0 को अप्रोच कर रहा है और वो इंफिनिटी वगैरह को अप्रोच कर रहा है, तब आप वो फॉर्मूला लगाओगे। बट व्हेन यू आर हैविंग 1 plus x upon 1/x, then we use directly e। एक्चुअली में यहीं से तो ये भी फॉर्मूला निकल कर आया था, राइट? चलो नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019। आदर्श आपने अपना इमेज ही ऐसा बना रखा है, you have worked hard to actually build that image। I think I have kept ये इस क्वेश्चन के बाद टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात होगी। त्रिपुरारी, आपको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका रीजन आपको ही पता है, ठीक है? आकाश, आशीष एंड त्रिपुरारी, सिर्फ कुछ क्लासेस कर लेने से अगर जेई हो जाता ना, तो आपको 80% लोग जेई क्लियर करते हुए दिखते हैं, ठीक है? आप तीनों में एक चीज कॉमन है, यू गाइस आर नॉट रेगुलर, यू डोंट वर्क हार्ड, एंड मान लो कि कल को अगर मैं आर.डी. शर्मा का डिस्कशन रखूंगा, यू गाइस लीव इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, ठीक है? तो थोड़ा सा ग्राउंड चेक कर लो। क्या होता है, कूल लगता है बोलने के लिए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम दैट एग्जाम,
ठीक है, but ultimately you know that somehow you are not working hard as compared to even the other students of this session, and ultimately at one point of time you will realize that you are just making fool of yourself. पेरेंट्स को दिलासा दे रहे होगे या थोड़ा सा बाहर माहौल बनाने के लिए करते होगे, बट ऑनेस्टली मतलब आकाश, आशीष एंड त्रिपुरारी, स्पेशली त्रिपुरारी यार, यू हैड पोटेंशियल, आप अच्छा करते थे, बट योर लैक ऑफ सीरियसनेस कह लो, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन कह लो, वो आपको डुबा चुकी है। आनंद राज परफेक्ट, वेरी गुड, मैथ्स में तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है। स्टार्ट बिल्डिंग द सेम स्पीड इन केमिस्ट्री ऑल्सो। वहां पे दिक्कत होती है ना तुम्हें। गलत है अंजन। गाइस देखिए यहाँ पे सबसे छोटी सी लॉजिक क्या होगी, अगेन लिमिट्स जैसा ही लॉजिक लगाओ ना कि x लेस देन 5 पे कांस्टेंट है, तो x लेस देन 5 x लेस देन 1 पे 5 है, वो कांस्टेंट है, तो ये हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस होगा वहां पे। फिर 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस। 3 से 5 के बीच में पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस। 5 से ग्रेटर पे 30 है, हमेशा कंटिन्यूअस। तो बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस में कहां पे चेक करना होता है, सिर्फ वो पॉइंट्स जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि 1 पे अगर आप देखोगे तो 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 5 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको 1, 3 और 5 पे चेक करना चाहिए, 1, 3 और 5 पे चेक करना चाहिए। और किसी का आंसर आया है? ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अभी तक हमने सेशन में जितने क्वेश्चंस किए ना, उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन में से ये होगा। आज की सेशन की बात कर रहा हूं मैं। निधि एंड राघवेंद्र, योर आंसर्स आर करेक्ट। 3 लोगों के आंसर्स आ चुके हैं। शिवम गलत। सो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। पहले हमने निकाला लिमिट एट 1, लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपना LHL कितना होगा गाइस, मैं सीधा आंसर्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि ओके लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 दिख रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए सेकेंड फंक्शन में हम उसके बाद x की जगह पे 1 भी पुट करेंगे, तो a प्लस बी इंटू 1 कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो अगर आप 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहते हो, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, तो वहां से हमको क्या पता चलेगा, दैट a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 5। ये होना चाहिए जब हम लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 पे अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, तो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए हमारा सेकंड फंक्शन आएगा a प्लस बी एक्स वाला। वहां पे x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे तो a प्लस 3b बन जाएगा, a प्लस 3b बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे b प्लस 5x है, तो b प्लस 5x में जब x की वैल्यू 3 डाल दिए तो b प्लस 15 हो गया वो। तो यहाँ पे अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करना है तो a प्लस 3b इज इक्वल टू b प्लस 15 implies a प्लस 2b इज इक्वल टू 15 होना चाहिए। एंड लास्टली लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। अब जेई का रिसेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली फर्स्ट थोड़ा सा चेक कर लो। हाँ शिवम, आंसर करेक्ट है नाउ।
आदर्श करेक्ट है, अंजन गलत। तो लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, जब हम 5 पे कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम तीसरा फंक्शन b प्लस 5x यूज करेंगे, वहां पे हम x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो b प्लस 25 हो जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट है 30। तो गाइज अब यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करना है तो b प्लस 25 इज इक्वल टू 30 होना पड़ेगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल कर आया, 5। यहाँ से b का वैल्यू 5 निकल कर आया। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आपने b का वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर दिया। b का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपको a कितना मिल रहा है, a मिल रहा है 15 माइनस 10 5। और अगर आपने a का वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दिया तो अब आपको यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिल रहा है 0। क्या पता चलता है इससे, क्या पता चलता है इससे, सिद्धांत गलत, आकाश गलत, कि a का वैल्यू हमें एक जगह पे 0 आया, एक जगह पे a का वैल्यू 5 आया। बट अगर क्वेश्चन एक है तो उस क्वेश्चन में a क्या दो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, नहीं। b तो हमें कांस्टेंट मिल गया अभी कहने के लिए, b का वैल्यू तो हमको दिख रहा है कि अगर लिमिट 5 पे एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो हमारा b का वैल्यू 5 होना चाहिए। बट इफ द वैल्यू ऑफ b इज 5, तो अगर हम 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो a को 0 होना पड़ेगा। एंड अगर हम 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो a का वैल्यू 5 होगा। तो क्या यहां से क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि फिर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता, जब दोनों जगह पे a की वैल्यू 5 आती या जब दोनों जगह पे a की वैल्यू 0 आती, तब आप कहते कि यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मार्क करते। तो यहाँ पे उस हिसाब से हमें क्या मार्क करना होगा, we will have to go with option D, it is not continuous for any values of a and b। reason being कि एक ही क्वेश्चन में अगर आपको a दिख रहा है एक जगह पे तो वो a एक ही वैल्यू ले सकता है, इट कैन नॉट टेक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है आशीष, अभी आंसर करके कोई फायदा नहीं बेटा। जब मैंने खाना बना के परोस दिया तो उसमें खाने में थोड़ी एफर्ट लगा है। ओके सो कितना टाइम हो रहा है, इट्स 9:19। ठीक है गाइस, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर थ्योरम में 4th नंबर थ्योरम लास्ट क्लास में बचा हुआ था, आप बोले थे नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। कौन सा थ्योरम? सर वो थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी था ना उसमें। अच्छा ये लास्ट क्लास की फाइल है, आई विल हैव टू लुक यार, मतलब वो क्या कहते हैं वो फाइल जो है मैं भूल भी गया था इनफैक्ट, मुझे अभी आपने बोला तो देख रहा हूँ, इसके बाद है नहीं फाइल, तो मुझे चेक करना होगा। ठीक है लेट मी जस्ट रिमाइंड दैट एनीवेज कुछ मिस होता है अगर थ्योरम्स वगैरह तो आई डू कवर इट इन माय नेक्स्ट क्लास। ओके अभी चलो फिर ये पीपीटी बनाया हुआ है, इसको खत्म कर लेते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला। ठीक है अब इस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होता है नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, a function f(x) is said to have removable discontinuity at x is equal to a if the limit exists but is not equal to f of a। इसके दो टाइप्स भी होते हैं, अगर आप देखोगे इसके दो केसेस कह लो। एक केस होता है, जैसे एग्जांपल, पहले इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x which is equal to x square minus 25 upon x minus 5। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं, अगर आप यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करोगे x अप्रोचिंग 5 पे, तो आई थिंक सबको ही पहचान पा रहे हो कि द लिमिट एग्जिस्ट हियर, द लिमिट एग्जिस्ट हियर, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होगी, जब आप 5 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 5 पे हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट f of 5
इज नॉट डिफाइंड हियर। ठीक है, तो ये कौन सा केस होता है? ये है एक तरीके का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वाला केस, जहां पे एक फंक्शन का एक पॉइंट पे लिमिट तो कैलकुलेट कर पाए, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई है। तो गाइस अब यहां समझ सकते हो कि देयर विल बी टू केसेस। अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो या तो शायद फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे, या फिर फंक्शन डिफाइंड है बट वो वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। जैसे अगर मैं इसी को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे लिखूं, तो इसी चीज को देखो कैसे लिखा जा सकता था। एग्जाम्पल, f of x is equal to x square minus 25 upon x minus 5 when x is not equal to 5 and it is equal to 10 when x is equal to 5। तो अब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर दिया कि अगर आप कोई इनपुट डाल रहे हो जो 5 के अलावा कुछ है, 5 के अलावा अगर कोई इनपुट डाल रहे हो तो ऊपर वाला फंक्शन, और अगर 5 इनपुट डाल रहे हो तो 10 आपका आउटपुट निकलेगा। तो यहां पे अगर आप स्टूडेंट कैलकुलेट करते हो लिमिट की वैल्यू, तो वो कितना 5 + 5, अच्छा ये तो गलत कर दिया भाई, इसको 5 डालना पड़ेगा, नहीं तो लिमिट और उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट की वैल्यू आ रही है 5 + 5 10, जबकि आपका f of 5 कितना है, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको? यहाँ दिख रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट करना, दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पहले वाले केस में फंक्शन डिफाइंड नहीं था उस पॉइंट पे, दूसरे केस में फंक्शन डिफाइंड है लेकिन उसकी वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम किस में है? फंक्शन के डेफिनेशन में प्रॉब्लम है उस पॉइंट पे। दोनों ही केसेस में लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप भी कहीं कहीं पे कहते हैं, ये हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन में हल्का सा चेंज करके, फंक्शन के डेफिनेशन में हल्का सा चेंज करके हम इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे डिटेल में तो इस टाइप के केसेस इसको बोला जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर दो केसेस कहते हो, एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे एक्चुअली इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन है, और इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ग्राफिकली अगर इस आइडिया को बस थोड़ा सा रफली समझना है, तो यहाँ पे मान लो कि दिस वाज द ग्राफ। ठीक है, और हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालना चाहते थे, दिस इज x इज इक्वल टू a, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक दिख गया, आपको यहाँ पे छोटा सा ब्रेक दिख गया, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू सेम आएगी लेकिन फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट वाले में क्या है कि मान लो ये हमारा फंक्शन था, तो यहाँ पे ओपन So यहाँ पे basically according to the graph, if I find the limit at x approaching a f of x, so the limit का वैल्यू आएगा m, लिमिट का वैल्यू आएगा m, जबकि हम अगर फंक्शन की वैल्यू देखें a पे, तो फंक्शन की वैल्यू a पे कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट। जो पॉइंट आपको चाहिए था वो दूसरे जगह पे है। तो दोनों ही केसेस में आप थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज करके इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हो।
इसीलिए इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बोला गया है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसीलिए इस तरीके के डिसकंटिन्यूटी को बोला गया है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन था आकाश, ये मैंने डेफिनेशन दे दिया इस तरीके से। फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया है कि x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो ऊपर वाले से कैलकुलेट करो, x का वैल्यू 5 होगा तो आउटपुट 5 निकालो। सो what is removable discontinuity? A function is said to have removable discontinuity at x is equal to a if the limit exists but it is not equal to f of a. Now that f of a के दो केसेस हो सकते हैं, या तो शायद वो f of a डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, या फिर उस पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है तो वो लिमिट के बराबर नहीं है। दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं हो रहे। इसी को बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जब पॉइंट मिसिंग है, जब आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको बोला जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और जब आपका पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड है, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है, तो उसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम छोटा सा चेंज क्या करते हैं इस केस में यू डिफाइन द, मतलब जिस पॉइंट पे आपको जो फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, आप डिफाइन करके उसको चेंज कर देते हो। जैसे यहीं अगर हम बात करें तो ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में जैसे हमारा इस वाले केस में हमारा फंक्शन 5 पे डिफाइन नहीं था, तो यहां लिख दिया जाएगा कि 5 पे हमारा फंक्शन का आउटपुट है 10। यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे इसको चेंज कर दिया जाएगा। ग्राफिकली अगर समझना है तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले आएंगे, इस जो पॉइंट है ये वाला, इसको उठा के हम यहाँ लाकर रख देंगे ताकि फिर हमारा पॉइंट जो है, ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस बन जाए। ठीक है, ओके। मतलब कि यू कैन से कि एज सच यहाँ पे पूछा नहीं जाता है। द ओनली आइडिया इज इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, आपको अब ऐसा सिचुएशन दे दिया जाएगा। Question will be something like f of x is equal to x square minus 25 upon x minus 5 when x is not equal to 5, and it is equal to k when x is equal to 5. तो क्वेश्चन आपको एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ इतना पूछेगा that if the function it is continuous at x is equal to 5, अगर फंक्शन x is equal to 5 पे continuous है तो find the value of k. If the function is continuous at x is equal to 5, then find the value of k. तो आप यहाँ पे क्लियरली k का वैल्यू क्या चाहिए, अगर हमने ऑलरेडी एक कैलकुलेट कर लिया, लिमिट का वैल्यू मेरा 10 आया हुआ है, लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, लिमिट की वैल्यू 10 आएगी, तो लिमिट की वैल्यू जितनी भी आएगी k को भी क्या होना पड़ेगा, वही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का बस क्वेश्चन यहाँ पे यूज होता है, इस तरीके का क्वेश्चन का यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन रखा हुआ है, 2019 का ही है इस टाइप का। ठीक है, 2019 का ये पास्ट ईयर क्वेश्चन ये है। जस्ट इसको ट्राई करो, इसके साथ हम सेशन को एंड करेंगे। मिसिंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, आइसोलेटेड पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है लेकिन कोई और वैल्यू है। तो वहां पे फंक्शन में बस चेंज क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है वहां पे हम लिमिट की वैल्यू के बराबर कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में चेंज करके उसे कंटिन्यूअस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे बात करेंगे। टाइम हो चुका है, सो दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी कैन मूव अहेड। ग्रेट आनंद, वेरी गुड। आनंद, वो ऐप का प्रैक्टिस बड़ा काम आ रहा है इधर। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, की वेरीफाई कर लेता हूँ, मतलब दिक्कत तो यही है कि हमने की को नहीं रखा है।
ओके, सो आनंद योर आंसर इज करेक्ट, राघवेंद्र गलत है, आदर्श करेक्ट, हाँ राघवेंद्र आप सही है। दो 2019 का ही क्वेश्चन है। त्रिपुरारी करेक्ट, निधि गलत, सबसे पहले तो आप वैल्यू पुट करोगे ना, यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाई 4 f ऑफ x। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो ऊपर, तो ऊपर 0 बन जा रहा है, नीचे cot पाई बाई 4 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म हो रहा है। तो जब आप एक ऐसे नंबर डाल देते हो और ऊपर 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाता है, तो क्या कर सकते हो? LH एग्जैक्टली। सो आकाश गलत है, आकाश जय माता दी चल रहा है लगता है आपके केस में। सो LH रूल लगाओगे, ऊपर आपका क्या होगा? तो कौन कौन लीव कर गया अभी? एक दो लोग लीव कर गए। लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाई 4, ऊपर जब डिफरेंशिएट करोगे तो √2 cos x के साथ डिफरेंशिएट किया तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिनोमिनेटर पे आओगे cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से ये माइनस माइनस तो कट ही गया वैसे भी, तो √2 sin x मतलब sin पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई √2 डिवाइडेड बाई माइनस cos x स्क्वायर x। cos x पाई बाई 4 इज √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ऊपर 1 बचा, नीचे 2 है, तो 1 बाई 2 खत्म। यही आया था 19 में क्वेश्चन। शिवम करेक्ट, आद्या गलत। सो गाइज मतलब ये जो मैंने आज की जो सेशंस में क्वेश्चन रखे थे, ये कंप्लीटली आप देख सकते हो कि इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फंडा ऑफ लिमिट, नथिंग न्यू वाज नीडेड ना एक्चुअली। अगर आप देखोगे कुछ भी नया नहीं चाहिए था। अब हम अगली क्लास जो होगी हमारी मंडे को, वहां पे मेरा टारगेट होगा टू फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट जो कि कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा आता है, जो हम लिमिट्स में नहीं जानते, और उसके ऊपर के क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। बट लिमिट्स अच्छे से आता है, कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। एक्स्ट्रा सेशन कब है ये मैं अभी एक बार चेक करके आपका रूटीन और अपना रूटीन चेक करके आपको अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। टारगेट क्या होगा उस सेशन का? जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, है ना, आई थिंक 25-26 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसका डिस्कशन मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरी शाम को 7 से 9 वाली क्लास नहीं है, एक बार वो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर वो नहीं है तो देन इट्स ओके। तो टाइमिंग 10-15 मिनट के अंदर कर देता हूँ। ओनली डिस्कशन विल बी ऑन लिमिट्स। लिमिट्स का पास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म होगा, सेशन एंड करूंगा, ठीक है। निधि आनंद से पूछो। आनंद वो कौन सा ऐप है यार जहां से क्वेश्चन भेजे थे? कुछ PYQ ना, JEE-PYQ करके कुछ था। यस सर। हाँ JEE-PYQ। तो आनंद अपना JEE-PYQ से सॉल्व करते रहता है क्वेश्चंस फोन में, और आई थिंक उसके कारण स्पीड अच्छी हुई है। पहले भी आपकी स्पीड अच्छी थी मैथ्स में, बट अभी और इम्प्रूव हुई है स्कोर, लेकिन टेस्ट के स्कोर्स अभी उसको रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वहां पे आपके स्कोर्स भी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, शाम की क्लास में।
एक्सरसाइज का भी अगर कुछ बचा था तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज का अगर कुछ बचा था वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो बाय एवरीवन।